चलो भाई, लेंथ ऑफ कर्व में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और लेंथ ऑफ कर्व में देखो, लेंथ ऑफ कर्व वैसे भी ओवरऑल थोड़ा सा एडवांस प्लस टाइप का ही टॉपिक है, आसान नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, बिकॉज कंसेप्चुअली इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट जनरली जो इंटीग्रेशंस आते हैं वो आपने भी देखा होगा, थोड़े सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो ही जाता है, उसमें थोड़ी चीज़ें गंभीर हो जाती हैं वहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब लेंथ ऑफ कर्व में भी थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। एज यू कैन सी ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन आपको रेड कलर से एडवांस प्लस लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं एडवांस प्लस वाले, ये थोड़े से ऑप्शनल टाइप के टॉपिक्स हैं, इन द सेंस कि अगर चाहो तो थोड़ा बहुत, अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, या अभी मान लो सपोज अगर करना ही चाहो तो ये भी कर सकते हो कि 2-3 महीने बाद व्हेन यू आर मोर कंफर्टेबल विद फिजिक्स, यू कैन अटेम्प्ट देम देयर आल्सो। लेकिन एज आई ऑलवेज से कि अगर चीज़ें रोल पे हैं, इफ द थिंग्स आर गोइंग ऑन वेरी नाइसली, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट, एंड स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इन वीडियोस को देख रहे होंगे जिन्होंने 8th 9th 10th में ही कुछ प्रिपरेशन कर ली होगी। तो अगर 8th 9th 10th में आपने ऑलरेडी कुछ बेसिक्स देख लिए थे, कुछ थोड़ा सा यू आर लुकिंग फॉर डीपर कंसेप्ट्स, तो इन चीज़ों को आप अभी भी कर सकते हो, या एज आई सेड कि थोड़े दिन बाद भी कर सकते हो, दोनों चलेंगे। तो विद दैट लेट अस मूव ऑन एंड हैव अ लुक एट दीज एडवांस्ड प्लस थिंग्स ऑल्सो अ लिटिल बिट। एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ, और उतना टफ नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है आगे चल के। सी question, if you read the question, if we read the question together, you will see that we need to find the length of some cycloid or something is there, और कुछ वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है उसका इक्वेशन इस तरह से। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ये इफ यू रिमेंबर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में देख चुके हैं। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि ये किसी भी इक्वेशन को अगर आप एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट इक्वेशन मत लिखो, दोनों को अगर ऐसे टी के थ्रू रिलेट कर दो, इस तरह का इक्वेशन लिख लो, तो इस तरह की इक्वेशंस को ये लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और वैसे मैथ्स में पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, फिजिक्स में हम आगे चल के देखेंगे इन्हीं को इक्वेशंस ऑफ मोशन बोल देते हैं। बिकॉज ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है आपको कि टाइम टी पे इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये इक्वेशन बता रही है कि टाइम टी पे इस पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। ये दोनों इक्वेशंस आपको ये चीज बता रही हैं। तो ये जो इक्वेशंस है, नाउ यू कैन ऑब्वियसली सी इफ अ पार्टिकल इज मूविंग एनी हाउ, तो टाइम के साथ साथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट सब कुछ वेरी होगा। वो कैसे वेरी होगा ये अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपको उसके पाथ के बारे में सब कुछ पता है, उसको एग्जैक्टली पता है आपको कि वो कैसे जाएगा। और अगर ये पता है कि वो कैसे जाएगा तो हम उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, उसका टाइम टेकन कितना होगा, जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए सब निकाल सकते हैं। तो देखते हैं ये सब कैसे निकालेंगे। अच्छा, नीचे इन्होंने ये भी दे दिया है कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी है तो नीचे इन्होंने ये भी दे दिया है कि इसका एक्चुअली मोशन कैसा होगा, ये किस पाथ के अलोंग जाएगा, किस तरीके से ये मूव करेगा, ये भी इन्होंने दे दिया। बाकी आगे चल के देखो, एक बार अपन मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो कर्व बना है इस तरह का, इस कर्व का एक नाम भी होता है, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी हम लोग इसको साइक्लॉइड बोलते हैं। साइकिल जैसा लग रहा है सुनने में, और होता भी उससे रिलेटेड है। साइक्लॉइड का फंडा ये होता है कि अगर मान लो यू कैन सी कि जब साइकिल का पहिया मूव करता है तो इट रोटेट्स ऑल्सो एंड इट मूव्स फॉरवर्ड ऑल्सो। तो अगर मान लो साइकिल के पहिए के ऊपर, अगर मान लो सपोज आप किसी भी एक पॉइंट को ले लो, लेट्स से कि साइकिल का जो पहिए का जो टायर होता है, टायर के ऊपर आप रेड पेंट लो, रेड पेंट से एक डॉट लगा दो, तो अगर पहिए को आप खाली गोल गोल घुमाते तो वो जो डॉट होता वो डॉट खाली सर्कुलर मोशन करता, गोल घूमता। लेकिन अगर गोल घुमाने के साथ साथ आप उसको आगे भी ले जा रहे हो, तो जरा एक बार स्क्रीन के ऊपर देखना आप कि किस तरह से होगा। अगर खाली गोल घुमाते तो साइकिल के पहिए पे जो आप रेड डॉट लगाते वो ऐसे ऐसे जाता, लाइक दिस। लेकिन अगर ऐसे ऐसे जाने के साथ साथ, ऐसे ऐसे जाने के साथ साथ अगर आप उसको आगे भी मूव कर रहे हो, तब आप देखो किस तरह का मोशन होगा। और इसको देखो डिटेल में तो हम फिजिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे ही, बट अभी थोड़ा सा अगर विजुलाइज करवा दूंगा तो यू विल फील हैप्पियर। साइकिल अगर आगे बढ़ रही है और ये साइकिल का पहिया है, यहाँ पे हमने एक अलग से डॉट लगाया है। अब ये गोल गोल घूमने के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो आप देखो कैसे होगा, गोल घूमेगा और थोड़ा सा आगे जाएगा, तो ओवरऑल मोशन जो होगा उसका कुछ इस तरीके से होगा। इसी मोशन का यूज करके हलवाई लोग जलेबी बनाते हैं, ये जलेबी मोशन होता है। मतलब हिंदी में हम जलेबी मोशन बोल सकते हैं, बाकी चाहो तो इंग्लिश में साइंटिफिक टर्म्स में उसको साइक्लॉइड बोल दो। लेकिन यू कैन सी कि जलेबी कैसे बनती है, दे होल्ड द किट टुगेदर लाइक दिस, और उसके बाद उसको सर्कुलर मोशन करवाते रहेंगे एक जगह, तो जलेबी नहीं बनेगी, सारा का सारा जो बैटर है वो एक ही जगह गिर जाएगा। तो सर्कुलर मोशन करवाने के साथ साथ उसको ऐसे 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 मूव भी करते रहते हैं, तो यू गेट, या स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं। तो अगर ऐसे ऐसे करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब जलेबी के केस में जो वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा टाइट होती है, मतलब इट्स मोर लाइक दिस।
लेकिन इसी वाइंडिंग को अगर लूज करते जाओ तो ऐसी हो जाएगी, और अगर और ज़्यादा लूज करते जाओ तो ऐसी हो जाएगी, और ये जो मोशन है यही मोशन आप देख लो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये बात है। तो देयरफॉर थोड़ा सा चीज़ों की फील आती है तो ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि ये देखो बेसिक मैथ्स में मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं है आपको कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिटेल में ले जाना है, प्योर मैथमेटिशियन बन जाना है अपने को। ऐसा फिजिक्स वालों का कभी कोई प्लान नहीं रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो अपन बेसिक मैथ्स में देख रहे हैं सब फिजिक्स में काम आती है और खूब काम आती हैं। तो देयरफॉर कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि चीज़ों का फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताना पॉसिबल होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादातर जगह बताने की कोशिश ही करता हूँ, बाकी कुछ एक जगह थोड़ा सा तभी डिटेल में जाएंगे जब फिजिक्स में अपन आएंगे। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट अपन देख सकते हैं कि अब ये जो साइक्लॉइड होता है ये क्या होता है। दिस इज काइंड ऑफ अ जलेबी, और यू कैन सी कि ऑब्वियसली अब ऐसी जलेबी बना दोगे तो कोई नहीं ले जाएगा। जलेबी इज सपोज टू बी मोर टाइट वाइंडिंग, तभी मजा आता है खाने में। लेकिन अगर मान लो सपोज आप भाई साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चलाने वाले एक बंदे का काम जलेबी बनाना नहीं होता है, तो उस केस में साइकिल के टायर के ऊपर अगर आप एक पॉइंट मार्क कर दो तो वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ का नाम होता है साइक्लॉइड। इसीलिए साइकिल साइक्लॉइड सब एक ही वर्ड से आए अल्टीमेटली। और वो ऐसा जो ग्रीन कलर का जो मैंने पाथ दिखाया है, ये पॉइंट आपका ऐसा ग्रीन कलर का पाथ फॉलो करता है। और हम आगे चल के देखेंगे जब हम पूरी मैकेनिक्स वगैरह पढ़ लेंगे, थोड़ी फिजिक्स के ऊपर आगे बढ़ जाएंगे, कि ये जो साइक्लॉइड होता है, साइक्लॉइड के अंदर जो पॉइंट मूव कर रहा है साइकिल के ऊपर, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है जो मैंने अभी हाईलाइट करी है यहाँ पे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम आगे चल के डिराइव भी करने वाले हैं, लेकिन डिराइव करना बहुत आसान होता है। इस इक्वेशन को डिराइव करना आगे चल के बहुत आसान होता है। जो इंटरेस्टिंग बात होती है, जो कोर कंसेप्ट होता है, वो ये होता है कि आप ये ग्रीन कलर का जो कर्व जा रहा है, इस कर्व की लेंथ कैसे निकालोगे। भाई साइकिल तो आगे बढ़ गई, साइकिल अगर आप पूछो कि साइकिल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो साइकिल तो सीधी जा रही है, साइकिल ने तो ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो 2 पाई। लेकिन यू कैन क्लियरली सी कि साइकिल के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, जिसको आपने पॉइंट है, जिसको मार्क किया है, वो क्लियरली ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और ये ज्यादा डिस्टेंस जो होता है वो आपका कितना होता है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक तो देखो समझ रहे थे प्रॉब्लम, थोड़ा सा फील ले रहे थे, अब जरा अटैक करते हैं प्रॉब्लम को। सो नाउ लेट अस गेट इनटू द अटैक मोड एंड लेट अस फिनिश इट ऑफ। तो देखो अभी देखते हैं। सबसे पहले तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद बेसिक्स, सो यू नो दैट कि किसी भी कर्व की लेंथ निकालनी है तो वी स्टार्ट विद द थिंग dl इज इक्वल टू dx होल स्क्वायर dy होल स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है dl। तो दैट मीन्स कि dx निकालना होगा, dy निकालना होगा। इसमें से वैसे तो हम dx को कॉमन लेके dy बाई dx भी बना देते हैं, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे आपको x और y दोनों दिए हैं टाइम के टर्म्स में। अगर आपको ऐसा दिया होता है कि y x के टर्म्स में है, तो 1 सेकेंड में dy बाई dx निकल आता है आराम से, वेरी इजी। लेकिन यहां पे आपको y x के टर्म्स में दिया नहीं है, तो dy बाई dx तो आप डायरेक्टली निकाल ही नहीं पाओगे वैसे भी। तो बेटर ये है कि आप इसको ऐसे ही देखो कि अगर आपको दिया है कि पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी है कि x है इस तरीके से, तो इसको जरा आप 1 सेकेंड के लिए इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बिकॉज अगर चीजें टाइम के टर्म्स में दी है, एक्स और वाई टाइम के टर्म्स में दिए, तो हम इन्हें टाइम के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट कर देंगे। सो लेट्स डू दैट। ठीक है, अभी देखते हैं। एक्स आपको दिया है t माइनस साइन टी, तो dx बाई dt कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट 1 माइनस कॉस टी। इसी तरह से देख लो, y आपको दिया है 1 माइनस कॉस टी, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy बाई dt हो जाएगा आपका, ऊपर आपको t दिया था, थीटा नहीं दिया था, तो t लिखना चाहिए यहाँ पे। तो dy बाई dt कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन टी, विच इज नथिंग बट यू कैन सी साइन टी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया dx बाई dt, हमारे पास आ गया dy बाई dt, ये दोनों चीज हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। हम इसमें से dx और dy निकाल के सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, ये हमारा गेम प्लान है। तो चलो dx और dy लिख लेते हैं। अब dx आप देखो कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको dx चाहिए, बिकॉज इधर dx ही डालना है, dx बाई dt नहीं डालना है। अगर dx चाहिए तो ये dt को इधर ले जाओ, तो dt को उधर ले जाओगे तो आपके पास dx जो है ये dx आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी dt, ये आ जाएगा आपके पास dx। और थोड़ा सा देखो मसाला तैयारी करें, मान लो सपोज हम लड्डू बनाने के लिए तो पूरा अच्छे से तैयार करते हैं। सी
यू कैन सी कि यहाँ पे हमें dx का स्क्वायर डालना है, तो इधर ही कर देते हैं स्क्वायर, बाद में वेट करने की क्या जरूरत है, तो इधर ही स्क्वायर कर देते हैं। तो dx का कर लो स्क्वायर, यू कैन सी 1 माइनस कॉस टी का करेंगे स्क्वायर, और dt का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 1 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद और आगे देखो, ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है। वैसे तो आप देख लो कि ये तो dx का होल स्क्वायर तो अपन ने रेडी कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमें इसी तरह से dy का भी होल स्क्वायर तैयार करना ही आसान होगा। यू कैन सी कि dy है, तो dy में तो कुछ करना ही नहीं है अपने को। यू विल सी कि अगर dy का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी का होल स्क्वायर। तो ये देख लो। और एक चीज देखना कि फिजिक्स में अच्छी बात है, सब जगह होता सेम ही काम है, सेम ही रिजल्ट होते हैं, सेम ही टेक्निक्स होती हैं, बस थोड़ा सा उसको इधर ट्वीक कर दो, उधर ट्वीक कर दो। इसी को अपन अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और इतने एग्जांपल्स में इसीलिए लेता हूं ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ आप चीज़ों से। तो ये आपका dx का होल स्क्वायर आ गया, ये आपका dy का होल स्क्वायर आ गया। अब जरा कर देंगे इनको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सब्स्टिट्यूट करके अब आप देखो, अब मैं इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। तो देखो, हमें पता है कि जो dl था ये था dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर रूट। सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 कॉस टी dt होल स्क्वायर। देखने में यू कैन सी कि जरूर बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा शायद खतरनाक भी लग रहा होगा, लेकिन कंसेप्चुअली आप देखो, अगर सोच के देखो लॉजिकली कि हम कर क्या रहे हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। तो ये कर दोगे। अब इसमें आप देख लो कि इसमें ज़रा देख के बताओ इक्वेशन कि इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है बाहर। यस, यू आर राइट, dt का होल स्क्वायर कॉमन भी आ जाएगा, रूट के बाहर उसका आके स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तो बड़ा ही अच्छा है। मास्टर स्ट्रोक, हम dt को बाहर निकाल लेते हैं। अब अंदर आप देख लो, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड यू कैन सी गुड थिंग अबाउट फिजिक्स इज कि चीज़ें सिंप्लीफाई तो देखो हो ही जाती हैं। इनफैक्ट लाइफ में ही अगर आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, तो चीज़ें शुरू में शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती होंगी, बट अगर आप लगे रहो तो अल्टीमेटली भगवान चीज़ें सिंप्लीफाई कर ही देता है। तो यहाँ पे भी आप देख लो, अब कॉस स्क्वायर थीटा टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1, तो हमारा ब्रेड एंड बटर शॉर्ट है, तो ये तो हम बिल्कुल करेंगे ही करेंगे। तो यू कैन सी ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यू विल हैव 2 माइनस 2 कॉस टी होल रेज टू हाफ। बाकी देखो, ये कैलकुलेशंस अगर आप खुद से भी करना चाहो तो कर सकते हो। इस टाइप का अपना पहला प्रॉब्लम है, तो मैं कैलकुलेशंस पूरे करके दिखा रहा हूं आपको, बट ये कैलकुलेशंस आप खुद से कर लो तो भी चलेगा। तो अंदर आ जाता है 1 माइनस कॉस टी होल रेज टू हाफ। और देखो, ये कैलकुलेशंस वगैरह करने के पीछे एक थोड़ा सा पर्पस और भी रहता है कि जब तक आप 8th 9th 10th में रहते हो तब तक आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करवाते हैं ये। जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे, द साइज ऑफ द प्रॉब्लम्स विल आल्सो इंक्रीज। मींस 8th 9th 10th तक जनरली 5-6 लाइन के प्रॉब्लम्स होते थे, बट जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो प्रॉब्लम्स आपके 2-2 पेज तक भी जाएंगे। उसके बाद वंस यू गेट इनटू आईआईटीज, वहां पे हो सकता है कि 20-20 या 50-50 पेज के भी प्रॉब्लम्स हो, बट ऑब्वियसली उसके लिए टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि आपको 2 मिनट में 50 पेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, वो देंगे आपको पूरा। तो हो सकता है कि जैसे हमें याद है कि आईआईटी में हमारे कुछ प्रोफ्स ऐसे होते थे जो एग्जाम में, पूरे एग्जाम में 3 घंटे का एग्जाम है, एक क्वेश्चन देंगे, पूरे 3 घंटे के एग्जाम में एक क्वेश्चन देंगे, और वो इतना बड़ा थीसिस जैसा क्वेश्चन होगा कि आप करते जाओ, उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे एंड सो ऑन। और ऐसा भी नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो लास्ट में आपको ABCD टिक करना है तो देख लिया किसी से, वो भी नहीं है, गेस मार दिया। पूरा सोल्यूशन उनको चाहिए था, रहता है। एंड दे आर वेरी पेशेंट पीपल, वेरी पेशेंट पीपल। वो जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबके पूरे पूरे सोल्यूशन लेते हैं, फिर उसके बाद अपने ऑफिस में जाके सबका सोल्यूशन पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि भाई आपने पूरे साल भर में कितना सीखा है सब्जेक्ट उनसे। और जितना सीखा होता है, जितना समझा होता है, उसके वो बड़े अच्छे से आपका पूरा सॉल्यूशन पढ़ के समझ जाते हैं, और उसके बेसिस पे आपको एट द एंड ऑफ द डे ग्रेड कर देते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे
क्वेश्चंस बड़े होते जाएंगे। तो जो बड़े होते जाते हैं तो ठीक है, पेशेंस के साथ अपन धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे। तो यू कैन सी कि अब आप देखो कि यहाँ तक हम पहुँच गए, बात हमारी पहुँच गई है यहाँ तक कि डीएल आ गया है इतना। अब इसको कम से कम इक्वेशन 1 तो बोल दो, और अब इस चीज को अगर हम कर लेंगे इंटीग्रेट तो हमारा काम हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस थीटा का रूट है यार, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यू कैन सी, अब दोनों साइड इंटीग्रल साइन भी चलो लगा ही देता हूं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप अपना डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर लो। यू कैन सी कि डबल एंगल फॉर्मूला अपने को क्या बताता है? डबल एंगल फॉर्मूला अपने को बताता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर 2 थीटा की जगह x रख दो तो हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2। डबल एंगल की बजाय ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू हाउ मच? कॉस स्क्वायर x बाय 2। ये आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस कॉस x का रिजल्ट। तो ये ऊपर जो अपना एक्सप्रेशन था ये वाला, इसके अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले। यू कैन सी हम इंटीग्रेशन को कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई जरूर कर रहे हैं। तो लेट अस डू दैट। और ये कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा L इक्वल टू √2 बाहर है, dt तो है ये अपना अंदर, और इसके साथ साथ 1 माइनस कॉस t को आप लिख दो कॉस स्क्वायर ऑफ t बाय 2 रेज टू हाफ। तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ये आ जाएगी आपकी चीज। अब बस इसको कर लो आप इंटीग्रेट, तो यू विल सी। अब कॉस थीटा का इंटीग्रल तो देख लो, ये तो सबको आता है, यहाँ पे तो अब कुछ बचा नहीं। तो कॉस टी का इंटीग्रल हो जाएगा आपका, हाँ माइनस साइन टी मत कर देना, माइनस नहीं लगेगा, वो डिफरेंशिएशन में लगता था। तो t बाय 2 डिवाइडेड बाय हाफ, ये आ जाएगा आपका 2√2 साइन टी बाय 2। ये आ जाता है आपका ऑलमोस्ट डन। बस लिमिट्स रखनी बची है अपने को। तो ये मैं थोड़ा अलग से साइड में लिख लेता हूं। L अपने पास आ गया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया है 2√2 साइन ऑफ t बाय 2। ये अपने पास L का वैल्यू आ गया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इतना आ गया। बस अब लास्ट में वैल्यू रखनी है। तो करेंगे हम ऊपर स्क्रॉल, देखेंगे हम जरा की लिमिट्स क्या होती हैं t की लिमिट्स अपने को चाहिए, टाइम कहां से कहां तक जा रहा है। अब आप देखो, इसमें आप देखो ऊपर थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। यू कैन सी कि t कहां से कहां तक जा रहा है। आप ये देखो कि इस ग्राफ के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि t कहां से कहां तक जा रहा है। यू कैन सी कि इस ग्राफ में यू कैन सी कि x की वैल्यू 0 थी, और ये जो ग्रीन कलर का कर्व है ये जा रहा है x इक्वल टू 2 पाई तक। तो x आपको इन्होंने क्लियरली दिया है कि x का वैल्यू 0 से 2 पाई जा रहा है। अब अगर x का वैल्यू 0 से 2 पाई जा रहा है तो उसके लिए अब आप देख लो करस्पॉन्डिंगली t कहां से कहां तक जाएगा वो हम देख सकते हैं। इनफैक्ट यहां पे रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। यू कैन सी कि आपको इन्होंने दिया था x इक्वल टू t माइनस साइन टी। अब x की वैल्यू अगर 0 करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि x की वैल्यू 0 करने पे t कितना आ जाएगा। यू कैन इजीली सी कि इक्वेशन को देख के दिख रहा है कि t इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाती है। दैट इज वन थिंग। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 2 पाई करने वाले हैं ये फाइनली। तो x की वैल्यू अगर 2 पाई कर देते हो तो यू विल हैव 2 पाई इज इक्वल टू t माइनस साइन टी। अब इसमें आप देख लो कि इसमें अगर आपको t का वैल्यू चाहिए तो t का कौन सा वैल्यू फिट हो सकता है। यू कैन सी कि t का एक वैल्यू तो फिट हो रहा है बड़े आराम से 2 पाई। यू कैन इजीली सी 2 पाई आराम से फिट हो जाएगा, बिकॉज t की वैल्यू 2 पाई रखोगे तो यू नो दैट साइन ऑफ 360 डिग्रीज इज 0। तो देयरफॉर t इक्वल टू 2 पाई बड़े आराम से फिट हो जाता है। तो टाइम का अगर आपको फैक्टर चाहिए कि भाई टाइम किधर से किधर तक जा रहा है, तो टाइम की जो लिमिट्स आती हैं वो हो जाती हैं 0 से 2 पाई। एंड दोज ऑफ यू हु आर थिंकिंग कि सर हम इससे ज्यादा आराम से निकाल लेते हैं y का यूज करके, तो वो भी कर सकते हो आप, y का यूज कर लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार you will be able to think of methods which are smarter and shorter than what I am teaching you, so you should always go for them। and
माई जॉब इज़ बेसिकली जस्ट टू गिव यू आइडियाज़, द कंसेप्ट्स। बाकी यू हैव अ फर्टाइल थिंकिंग, तो जो जो आपको खुद से अच्छी अच्छी और चीज़ें सूझती हैं वो बिल्कुल यूज़ करो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो टी का वैल्यू 0 से जाता है 2 पाई, बस अब लिमिट्स रख दो, काम खत्म। ये बड़ी प्रॉब्लम थी और ये अगर आप पूरी फॉलो कर ली है तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज 11th की बिगिनिंग में ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करो, ये तो इवन 12th के एंड तक जाते जाते कई लोगों को नहीं पता होती हैं, और 11th की बिगिनिंग में अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो देन यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एब्सोल्युटली। तो चलो लेट्स फिनिश दैट अमेजिंग जॉब। तो जरा लिमिट्स रख दोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई, ये हो जाएगा साइन 0। ना यू नो दैट साइन 180 डिग्रीज हो जाता है 1, तो साइन 180 डिग्रीज को आप डाल दो 1 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0, सो इट विल बी 2√2 अल्टीमेटली। तो ये जो कर्व का लेंथ है, ये कर्व का लेंथ आ जाएगा आपके पास अल्टीमेटली 2√2 यूनिट्स, आपके पास इस ग्रीन कर्व की लेंथ आ जाएगी। चलो भाई देखो, अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया है कि हमने डीएल की वैल्यू तक तो निकाल लिया। अब इस इंटीग्रल को अपने को आगे सॉल्व करना है। यू कैन सी द इंटीग्रल इन फ्रंट ऑफ यू। ये इंटीग्रल अपने को सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे यार, बिकॉज यू कैन सी इंटीग्रल में अगर खाली कॉस टी होता तब तो ठीक था, अब ये तो 1 माइनस कॉस टी है, उसका भी रूट है, क्या करेंगे। देखो एक तो ये चीज़ है कि हम जनरली इंटीग्रेशन में थोड़ा अटक जाते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह पे चलते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ध्यान रखना फिजिक्स में इस तरह के इंटीग्रल्स हमेशा डबल एंगल फॉर्मूले या हाफ एंगल फॉर्मूला जो भी आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री, ये उससे सॉल्व हो जाएंगे। सी यू नो वेरी वेल दैट cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो एक बार लिख लो। यू नो दैट cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बोल सकते हो। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो हो जाएगा आपके पास 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह आप 2 थीटा की जगह x रख दो। तो 2 थीटा की जगह अगर आप x रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x, और थीटा की जगह आ जाएगा x/2, ये आ जाएगा। तो देयरफॉर यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। नाउ यू कैन इजीली सी कि इसको अगर यूज कर लोगे तो ये रूट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इंटीग्रल भी आराम से हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या करने वाले हैं, हम इसको सिंपली पुट करने वाले हैं और पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। इसको अब जरा मैं इंटीग्रल के अंदर पुट करूंगा तो यू विल हैव इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू √2 बाहर ले लो एक तो इंटीग्रल के। अब ये 1 माइनस कॉस टी जो है इसकी जगह हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अंडर रूट डी टी, तो बाहर घूम ही रहा है और अंदर भी x नहीं रहेगा, अंदर आपका t रहेगा। तो थोड़ी कर लेते हैं ओवर राइटिंग, चलता है कभी कभी टीचर्स को भी। तो ये हो जाएगा आपका dl का वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यू विल सी कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये √2 है, फिर अंदर से भी एक √2 आएगा, और फिर उसके बाद आप देख लो कि और देखोगे तो इंटीग्रल के अंदर आता है साइन ऑफ t/2 dt। अब ये चीज़ देख लो, ये चीज़ बिल्कुल कंट्रोल में लग रही है। तो ये इनफैक्ट मैं इंटीग्रेट कर ही देता हूँ, अब इतनी सारी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करी है आपने, यू नो हाउ टू हैंडल इट। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो अपने को पता है कि साइन t/2 का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस t/2 डिवाइडेड बाय 1/2। रिमेंबर कि t के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। और लिमिट्स आप देख लो, जरा लिमिट्स भी देखते हैं, बिकॉज लिमिट्स भी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे वो भी एक अभी देखना, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। बट एटलीस्ट आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लो, फिर अपन लिमिट्स भी डालेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाता है -4 cos t/2। और अब लिमिट्स क्या होंगी ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके लिए जरा अपन वापस ग्राफ के ऊपर चलते हैं, ग्राफ के पास चलते हैं, देखते हैं कि भाई इस ग्राफ में लिमिट्स क्या होंगी। और लिमिट्स के लिए देखो मैंने थोड़े से कैलकुलेशन आपके लिए ऑलरेडी कर रखे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में। लिमिट्स के लिए आप देखो कि ये पार्टिकल जब ऐसे इधर से इधर तक जा रहा है तो यहाँ पे इन्होंने एक्स एक्सिस के ऊपर बता दिया आपको कि जो ग्रीन कर्व है ये शुरू होता है x = 0 से, और ये ग्रीन कर्व जाता है x = पूरा 2 पाई तक। तो ग्रीन कर्व अगर आपका 0 से जा रहा है 2 पाई तक, तो आप देख लो कि x का वैल्यू अगर 0 है, इस इक्वेशन में मैंने इक्वेशन को लिख दिया इधर,
x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो खुद ही देख लो कि इस x की वैल्यू 0 डालोगे तो कौन सा t का वैल्यू आएगा। ऑब्वियसली t का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 0 आ जाता है। तो व्हेन x इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि उस टाइम पे t भी 0 है। और दूसरा आप देखो x का दूसरा फाइनल वैल्यू है 2 पाई। अब अगर x का वैल्यू 2 पाई है तो इस इक्वेशन में आप देख लो, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 2 पाई डाल दो तो बड़े आराम से t की वैल्यू भी अगर आप देखोगे 2 पाई, तो 2 पाई वैल्यू सेटिस्फाई करती है। बिकॉज अगर t इक्वल टू 2 पाई डालते हो तो ये हो जाता है 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई 0। तो यू कैन सी द अदर थिंग कि जब x की वैल्यू डालोगे 2 पाई तो t भी हो जाएगा आपका 2 पाई, इस तरह से। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी t की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप y का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो यू कैन सी कि इन्होंने y की वैल्यू भी आपको बीच में दे रखी है 2, फाइनल वैल्यू दे रखी है 0, इनिशियल वैल्यू दे रखी है 0। तो आप ये सेम कैलकुलेशन y का यूज करके भी कर सकते थे, एक ही बात है। बट अभी हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे आ गया है कि t का वैल्यू 0 से जा रहा है 2 पाई। तो इसको अब जरा मैं नीचे लेके जाता हूं और इसको हम बड़े आराम से अच्छे से यूज कर लेंगे। तो ये लिमिट्स में रख देता हूं यहाँ पे। t का वैल्यू आपका होता है 0 to 2 पाई। अब देख लो ऑलमोस्ट वी आर डन, बस खाली लिमिट्स रखनी बची हैं। ये आपका लेंथ ऑफ कर्व है, तो अब आप देख लो लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगा -4। नाउ यू कैन सी कि अपर लिमिट रख दोगे तो ये हो जाएगा cos पाई, लोअर लिमिट रख दोगे तो ये हो जाएगा cos 0, एंड यू कैन सी cos पाई हो जाता है -1। तो ये सब सॉल्व कर लो, ये हो जाता है 8। यार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना सिंपल रिजल्ट आएगा, बिकॉज ऐसा खतरनाक सा कर्व था, साइक्लॉइड हो रहा था, ये हो रहा था, बड़ी खतरनाक तरीके से चीजें जा रही थी। तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेड तो था कि आंसर में कुछ पाई वाई आएगा, कुछ रूट वूट आएंगे, कुछ खतरनाक सी चीज आएगी, बट आया नहीं। तो ठीक है, इट्स ओके, ये सही आंसर है, बहुत स्टैंडर्ड आंसर होता है ये। आगे चल के जब हम फिजिक्स में इसको सर्कुलर मोशन वगैरह में डिटेल में पढ़ेंगे तो देन आई विल आस्क यू टू रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो, कि अगर साइकिल का जो पहिया होता है उसका रेडियस r है, तो ये जो ग्रीन कलर का हमने जो डिस्टेंस देखा था, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका उसका 8 टाइम्स होता है, ये 8r होता है। ये हम आगे चल के मेमोराइज भी करेंगे, लेकिन अभी हम एज आई सेड की बेसिक तैयार कर रहे हैं। तो अगर ये आपने समझ लिया है कि इस तरह से कर्व की लेंथ वेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालेंगे, तो आगे चल के आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, लेकिन इनमें आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। सी आपने शायद कई सीनियर्स से सुना होगा कि मैकेनिक्स टफ होती है, रोटेशन डिफिकल्ट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, 80% उसका रीजन ये होता है कि ये बेसिक मैथ्स गोल होती है लोगों की। करते भी है तो कई बार बहुत सुपरफिशियली करके छोड़ देते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लिया, थोड़ा सा इंटीग्रेशन देख लिया, एप्लीकेशन ठीक से देखी नहीं। सी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप थोड़ा सा फिर भी कम देख लो तो चलेगा, लेकिन एप्लीकेशंस आप जितनी कम देखोगे उतनी आपकी आगे की फिजिक्स टफ होती जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे करनी सारी चीजें हैं। अब वो अगर अभी बेस बना के आगे चलोगे तो आपको आगे बहुत कन्वीनियंस पड़ेगी, चीजें आसान लगेंगी। और अभी अगर बेस नहीं बनाओगे, अभी ये सारी के सारी एप्लीकेशंस नेग्लेक्ट कर दोगे, तो आगे चल के धीरे धीरे आपको वहां पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात है। और देखते हैं, और एक देख लो इसी तरीके से। अब ये क्वेश्चन आप प्रेफरेबली खुद सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है कि हमें निकालनी है एक अजीब सा फिर से कर्व दिया हुआ है कुछ। तो यू कैन सी कि अब ये वही रिपीट क्वेश्चन है एक तरह से। यू कैन सी अगेन कि मैंने आपको एक पैरामेट्रिक कर्व दिया है, एक्स और वाई जो है ये आपके टाइम टी के साथ साथ वेरी हो रहे हैं। तो अगर एक्स और वाई टाइम के साथ साथ जा रहे हैं तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब इसके बाद ये जैसा भी कर्व आएगा आने दो, जैसा भी इन्होंने देखा है कि ये एस्ट्रॉइड जैसा आ जाएगा तो ठीक है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अपने को कर्व का लेंथ निकालना है। आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, कॉपी नहीं करना है आंसर, लेकिन एक बार अगर आप खुद से पूरा सॉल्व करोगे, आंसर निकालोगे, मैच करोगे तो यू विल फील वेरी हैप्पी। अब इसमें आई विल नॉट बी सॉल्विंग इट फॉर यू, दिस इज मोर लाइक अ डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम, बिकॉज कंसेप्चुअली सेम है बट फिर भी ये टफ है, आसान नहीं है ये। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, ट्राई करो। बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पिछला वाला एग्जाम्पल जो था उसको थोड़ा सा देख के, कहीं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो उसको क्लियर करके आप इसको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक टफ लेवल का क्वेश्चन है जो सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको स्क्रीन को आराम से पॉज करो, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। स्क्रीन को आराम से पॉज करो, टेक अ पेन एंड पेपर, सॉल्व इट एंड ट्राई टू मैच द आंसर्स हियर। नाउ लेट अस मूव अहेड। अब देखो लेंथ ऑफ कर्व्स अगर देख ही रहे हैं
तो एज आई ऑलरेडी मेंशन लेंथ ऑफ कर्व अपने आप में ही थोड़ा सा एडवांस प्लस लेवल की चीज है, तो इसमें मुझे यहाँ पे एडवांस प्लस नहीं लिखना चाहिए था, इन सब में मुझे एडवांस्ड डबल प्लस लिखना चाहिए था, बट ठीक है, यू आर ऑल ग्रेट स्टूडेंट्स देयर, सो होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और टफ नहीं है, देखो जहां तक मेरे ख्याल से आप भी एग्री कर रहे होगे मुझसे, मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ, टफ कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज चीज़ों को अगर अच्छे से ब्रेक डाउन किया जाए, एक्सप्लेन कर दिया जाए, सामने जो स्टूडेंट है वो भी हार्ड वर्किंग है एंड ब्रेनी है, तो देयर इज ऑनेस्टली नथिंग वेरी डिफिकल्ट अबाउट दीज थिंग्स। बट हाँ, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, बट मजेदार भी है, तो एक एक करके अपन देखते जा रहे हैं। अब आप देखो कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है, तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके मोशन की इक्वेशन आपको एक्स और वाई के टर्म्स में नहीं दी जाती है, जिनकी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आर और थीटा के टर्म्स में दी जाती है। आपको ये बताया जाता है कि पार्टिकल की पोजीशन, मान लो सपोज 30 डिग्री वाली जब पोजीशन में पहुंचेगा तब उसका आर कितना होगा, 31 डिग्री पे पहुंचेगा तब उसका आर कितना होगा, अगर इस तरह से दे दी जाए पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें पता है कि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जैसे एलिप्स वगैरह में जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन में जितनी चीजें मूव करती हैं, उनकी इक्वेशंस एक्स और वाई के टर्म्स में देखोगे तो बहुत टफ पड़ती है, लेकिन अगर आर और थीटा के टर्म्स में उन सेम इक्वेशंस को देखोगे तो दे आर मच 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 इजियर। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बहुत ज्यादा आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर आपके कोर्स में है, तो जितना थोड़ा बहुत आपके कोर्स में है उतना तो जरूर देखेंगे। तो अब अपन देखने वाले हैं कि अगर कोई पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन दी है आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो उस केस में आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड अर्थात लेंथ ऑफ कर्व कैसे निकालोगे, ये हम देखने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी डैम इजी, सी वेरी इजी। ये सब राइट साइड में जो मैथ्स है इसको जाने, तो अभी फिगर तो देखो आप, तो बढ़िया फिगर है। सी मान लो अपना जो पार्टिकल है ये रेड वाले पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल जा रहा है इस तरह से, यू पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द रेड कर्व लाइक दिस। तो ये मूव करते करते अपने रास्ते पे जाएगा। आपको ये दिया है कि टाइम टी पे मान लो इसका आर कितना है, थीटा कितना है, पूरी आपको इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन सब दे रखी है सपोज। अब अगर अपने को ये रेड वाले कर्व की लेंथ निकालनी है, तो ध्यान रखना जो कोर कंसेप्ट है वो हर जगह सेम रहता है। कोर कंसेप्ट क्या था लेंथ ऑफ कर्व का, कि एक स्लाइस लो, स्लाइस के अंदर जो कर्व का जितना पीस फंस जाएगा उस पीस की लेंथ को आप बोल दो डीएल। डीएल वैसे तो कर्व होता है, लेकिन अगर डीएल बहुत ही स्मॉल है तो हम उसे स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, और डीएल की वैल्यू आप निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, और पाइथागोरस थ्योरम से एक बार डीएल आ गया तो फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दो। ये हमारा तरीका था। ये कोर मेथड आपका हर जगह चलेगा, चाहे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स रखो, चाहे पोलर कोऑर्डिनेट रखो, चाहे बीटेक लेवल पे जाने के बाद आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स लो, दुनिया का कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ये कोर मेथड आपका कभी चेंज नहीं होने वाला है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी यही होगा। देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप देखो कि हमें पता है कि जब पार्टिकल लेटर से, हम ये मानते हैं कि पार्टिकल मान लो जब ओरिजिन से आर डिस्टेंस के ऊपर था, ये जब लोकेशन थी पार्टिकल की, तब मान लो सपोज एंगल आपका जो था वो थीटा बन रहा था ऐसे एक्स एक्सिस से। थोड़े से टाइम बाद अगर आप देखो तो जब आप यहां पे पहुंचोगे तो थीटा भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एंड यू कैन सी कि आर भी सेम नहीं रहेगा। अगर सर्कल में मूव कर रहा होता पार्टिकल तो पार्टिकल इधर नहीं जाता, सर्कल में मूव कर रहा होता तो आर कांस्टेंट रहता, पार्टिकल आपका इस तरीके से जा रहा होता, यूं जा रहा होता। बट ऑब्वियसली अब सर्कल का लेंथ ऑफ कर्व तो निकालना नहीं बताऊंगा ना, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, एल इक्वल टू आर थीटा, सो देयर इज नथिंग चैलेंजिंग देयर। तो अगर मान लो अपना पार्टिकल आता है इधर से इधर तक, तो यू कैन सी कि ये जो थोड़ा ग्रीन कलर से डॉटेड लाइन टाइप की मैंने बना रखी है, ग्रीन रेड टाइप की लाइन बना रखी है, इसकी जो लेंथ होगी ये डीएल होगी। और अब ये डीएल अपने को निकालना है। अब ये डीएल कैसे निकालेंगे, देखो डीएल निकालने के लिए हम बहुत सिंपल सा काम करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो इनिशियल पॉइंट था, यहां से आप एक परपेंडिकुलर टाइप की लाइन बना दो, और अगर ऐसे परपेंडिकुलर टाइप की लाइन बनाओगे तो यू विल सी कि ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये भी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली आर हो जाएगा। बिकॉज नोट वेरी केयरफुली कि हमारा सारा खेल इस चीज के ऊपर रिलाई करता है दैट दिस एंगल हियर इज डी थीटा। अब ये एंगल अगर डी थीटा है तो आप ये बोल सकते हो कि यहां से यहां तक अगर लाइन बनाओगे सच दैट दीज टू लेंथ्स आर इक्वल, तो ये लाइन आपकी अप्रोक्सीमेटली इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर बन जाएगी। वैसे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, अगर आप ये आर और ये आर इक्वल करना चाहते हो तो ये एंगल्स इधर वाले दोनों 90 डिग्री वैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर डी थीटा टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री वाले एंगल्स भी बन जाएंगे। अब
यू कैन सी कि ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं 90 डिग्री वगैरह, क्योंकि ताकि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मौका मिले। अब ये देख लो कि अगर ये वाला एंगल अगर आपने 90 डिग्री कर दिया है, फर्दर आपने बोल दिया है कि ये डिस्टेंस अब आर है इस तरह से डिस्टेंस, तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो ट्राइंगल अपने को दिख रहा है, लेट मी शो यू द ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, अब ये देखो मैंने तो जो फिगर बनाई है उसमें डी थीटा बहुत बड़ा बना दिया, डी थीटा लगभग 10 डिग्री के आसपास का बना दिया है, तो ये आपको उतना स्ट्रेट नहीं लग रहा होगा, लेकिन यू कैन इजीली विजुअलाइज कि अगर आप एंगल को स्मॉल करते जाओगे तो ये पार्ट आपका रफली स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्रीज हो जाएगा और ये ट्राइंगल आपका बन जाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और पाइथागोरस की खास बात ये थी कि पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट एंगल ट्राइंगल बनाना नहीं पड़ता था, वहां तो अपने आप ही बन जाता था, यहां थोड़ा सा हमें क्लियरली बनाना पड़ा है राइट एंगल ट्राइंगल। और अब इसके बाद देखो कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो डायगोनल होगी वो सिंपली हाइट स्क्वायर बेस स्क्वायर अंडर रूट करके आ जाएगी। तो अब हमारा आगे का टारगेट बहुत सिंपल सा है, हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले, तो लेट्स से इसी पे फोकस करते हैं। और लकीली आप देखो कि ये वाला डिस्टेंस तो बहुत ही आसान है, बिकॉज कैलकुलस की नोटेशन क्या होती थी, याद करो, कैलकुलस की नोटेशन थी कि अगर x का थोड़ा सा एक्सटेंशन करोगे तो उसको dx बोलते हैं, थीटा के थोड़े से एक्सटेंशन को अगर d थीटा बोलते हैं, तो आप ये देख लो कि ये डिस्टेंस आपका r था। अब r का जो थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ है वही तो है, और तो कुछ है नहीं डिस्टेंस, तो r के थोड़े से एक्सटेंशन को हम क्या बोलेंगे, उसको dr बोलेंगे। तो लकीली ये वाला जो डिस्टेंस है ये और कुछ भी नहीं है, ये आपका पुराना दोस्त है, ये आपका डिस्टेंस है dr। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस देखो, अब ये डिस्टेंस थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है हम आराम से निकाल लेंगे। यू कैन सी कि सर्कल की जो आर्क लेंथ होती है, सर्कल की आर्क लेंथ होती है L इक्वल टू आर थीटा। नाउ यू विल नॉट से कि सर ये तो सर्कल नहीं है, बिकॉज इतना तो हम काफी पहले देख भी चुके हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन कॉर्ड जो है सर्कल की कॉर्ड अगर इनफाइनेटिसिमली स्मॉल हो जाती है तो कॉर्ड लेंथ आर्क लेंथ सब सेम हो जाती है। तो ये आप देख लो कि अगर ये एंगल आपका बीच का डी थीटा है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है आर थीटा की बजाय इसको मैंने लिख दिया है आर इंटू डी थीटा। तो देयरफॉर ये जो वॉयलेट वाला डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर डी थीटा, ये इधर ब्लू वाला जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा डी आर। और अब आप देख लो कि लड्डू बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, तो आप मिक्स करो इनको और मिक्स करके आप डीएल निकाल लो। और ध्यान रखना कि जैसे ही आ गया डीएल वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व है लेकिन कोर जो है प्रॉब्लम का वो सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट अपना कंसेप्चुअल पार्ट सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद खाली बचेगा इंटीग्रेशन। तो अब मैं जरा आपको दिखाता हूँ, राइट साइड में ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर रखे हैं सब, यू शुड सी कि जो डीएल है ये आप देख लो, ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर वॉयलेट और ब्लू इनके स्क्वायर्स का सम करके आ जाएगा। अब ब्लू डिस्टेंस था dr, तो dr का होल स्क्वायर कर दिया, और ये वॉयलेट डिस्टेंस है आपका आर डी थीटा, तो आर डी थीटा का भी होल स्क्वायर कर दिया। तो इस तरह से आप देख लो कि dl की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये बात है। तो अगेन एक मिनट थोड़ा सा पॉज लेके सोच के देखो कि कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सेम प्रिंसिपल्स है। फिजिक्स में अच्छी बात ये है कि प्रिंसिपल सेम रहते हैं, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लगाओ चाहे पोलर कोऑर्डिनेट में लगाओ। बस देखो फर्क यही है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह तो आप शायद 8th स्टैंडर्ड से या उससे भी पहले से पढ़ रहे होगे, जब सबसे पहले स्कूल में नंबर लाइन बताई होगी, वहीं से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्टार्टिंग शुरू हो जाता है, वो एक्स एक्सिस बता रहे होते हैं आपको। तो फर्क बस ये है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तो एवरीबडी इज मोर कंफर्टेबल विद इट। बट ट्रस्ट मी, पोलर कोऑर्डिनेट्स इन मेनी एस्पेक्ट्स आर इजियर एंड मोर एंजॉयबल। मजा आता है पोलर कोऑर्डिनेट में, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। बड़ी आपने इफ यू रिमेंबर जब हमने एरिया अंडर द कर्व भी देखा था, तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी एरिया निकालना देखा था, और देखा था कि कैसे उसमें 3 पेटल्ड रोज बन रहा था, हार्ट शेप कार्डियोइड करके कर्व बन रहा था। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कैन गिव यू सम वेरी वेरी एंजॉयबल प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। तो अब यहाँ पे भी आप देख लो, थोड़ी नई चीज जरूर है पोलर, क्योंकि 11th में ही आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको, बट टफ नहीं है। सेम प्रिंसिपल्स लगा के आराम से आप निकाल सकते हो डीएल। और ये आ गया डीएल। अब बस इस डीएल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब इसके बाद देखो मेरा काम मोस्टली आपको ये बताना था कि ये कैसे होगा। अब इसके बाद आप इसमें से डीआर कॉमन लेना चाहो और फॉर्मूला बनाना चाहो वो आपके ऊपर है। आप डी थीटा कॉमन लेके रिड्यूस करना चाहो इसको, वो आपके ऊपर है। जनरली ज्यादातर बुक्स में ये लोग डी थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी, आप डी आर को भी कॉमन ले सकते हो, इट्स टोटली योर विश एट द एंड ऑफ द डे।
तो अगर मान लो मैं डी थीटा कॉमन ले लेता हूं तो डी थीटा का होल स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा डी थीटा, और यू कैन सी कि ये आपका बचेगा खाली आर स्क्वायर, और ये बचेगा आपका डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, सेकेंड वाला जो टर्म है। तो देयरफॉर सिंप्लीफाई करोगे तो डीएल का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ऑब्वियसली अब इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको टोटल कर्व की लेंथ आ जाएगी। तो अगेन आई वुड रिपीट दैट इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इंटरेस्टिंग है काफी। और कभी भी आपको कोई पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर किसी कर्व की इक्वेशन दी है तो आगे इस रिजल्ट का यूज करके, अब इस रिजल्ट को आप याद करना चाहो तो याद कर लो, अगर एग्जाम में दोबारा डिराइव करना चाहो तो आप डिराइव कर लो, दैट इज टोटली योर विश। और किसी भी तरीके से इस रिजल्ट को यूज करके आप आराम से किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट में कर्व की लेंथ निकाल सकते हो। और यू कैन सी, बस इसी को मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है, तो बड़ा बड़ा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यू कैन सी दैट लेंथ ऑफ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो जो एक्सप्रेशन लिखा था उसी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, ये बात है। तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको किसी भी कर्व की लेंथ मिल सकती है। और ऑप्शनल है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। इफ यू आर लाइक काइंड ऑफ सुपर इंटेलिजेंट एंड इफ यू हैव सुपर ग्रास्पिंग पावर, आप फॉर्मूला एक बार में देखते ही याद हो गया तो याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदरवाइज आप चाहो तो एग्जाम में रीडराइव भी कर सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब और आगे देखो, थ्योरी देखने के बाद हमेशा एक दो एग्जाम्पल साथ में ही देख लेने चाहिए। तो जैसे हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल, ठीक है, वही अपना पुराना दिल वापस आ गया है। कार्डियोइड शेप का जो आपका ग्राफ होता था यही मैं वापस लेके आ गया हूं। हमने इफ यू रिमेंबर इसके एरिया वेरिया निकालने की बात करी थी। अब दिल का हमने पहले एरिया निकाला था, अब देखते हैं कि दिल की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी। ये जो कर्व है, ब्लू कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस ब्लू कर्व की लेंथ कितनी होगी ये हम निकालने वाले हैं। हमने उस टाइम पे भी देखा था कि थीटा की वैल्यू अगर 0 से लेके 180 डिग्री लेके जाओगे तो आधा दिल बनेगा, और 180 से 360 लेके जाओगे तो पूरा दिल बन जाएगा। और अब ये देखते हैं कि ये कर्व की लेंथ कैसे निकालेंगे। और इसमें देखो सारी मेहनत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मूला मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूं उसको, अगर अगेन आई विल से कि अगर आपको कभी भी एग्जाम में भूल जाओ, यार याद नहीं करना है मान लो, तो आप डिराइव भी कर सकते हो। इट विल नॉट टेक मोर देन 20 सेकेंड्स टू डिराइव दैट रिजल्ट इफ यू हैव अंडरस्टूड द थ्योरी प्रॉपरली। बट ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इस रिजल्ट को पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे। यू कैन सी कि लेंथ ऑफ कर्व हो जाती है आपकी आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर रूट डी थीटा इंटीग्रल। ठीक है, सोच के देखो, देखने में तो बड़ा खतरनाक फॉर्मूला लगता है कि व्हाट द हेल, कितना बड़ा सा फॉर्मूला है, लेकिन सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और मेन चीज बस वही है कि सबसे पहले तो आप इसमें यू कैन सी कि जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो अलग से निकाल लो। तो सबसे पहले तो अपन इंटीग्रल पे तो जाएंगे नहीं, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को उठाते हैं। और अगर आपको दिया है r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाता है माइनस साइन थीटा। एक बात, तो देयरफॉर डी आर बाई डी थीटा निकाल लिया, हम इसका स्क्वायर करने वाले हैं, तो इस चीज का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो हम साइन स्क्वायर थीटा डालेंगे, और बाकी देख लो कैलकुलेशंस करके देखते हैं। तो आगे से ये जो L है, इस L की वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा रूट। अब रूट के अंदर क्या क्या खेल हो रहा है वो खेल लेते हैं पूरा। सी R था आपका 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डी आर बाई डी थीटा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर डी थीटा। ये चीज है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो यू विल सी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा ये आ जाएगा। ठीक है, और देखो ना, यू विल सी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, 1 प्लस 1 हो जाता है 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा। एंड नाउ आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर स्माइलिंग, बिकॉज अच्छी बात है कि ये इंटीग्रेशन बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले एक डबल एंगल फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन किया था। तो यू कैन सी दैट
कैन सी दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यू कैन स्टार्ट स्माइलिंग ओवर दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू कैन सी कि अब हमें पता है 100% कि ये 1 + cos थीटा अंडर रूट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। बस पिछली बार 1 - cos थीटा था, अब की बार 1 + cos थीटा है, तो थोड़ा सा चेंज इतना कर लेना कि ये फॉर्मूला लगा देना, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फॉर्मूले का जो ये वाला फॉर्म है ये लगा देना, तो आपको क्या मिल जाएगा इससे, दैट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा। अब इसका यूज करके कैसे सॉल्व करना है ये तो आपको डेफिनेटली पता ही है, लिमिट्स वगैरह भी आपको पता है कि थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई रखनी है, या 0 से पाई रख के उसको ट्वाइस कर दो वो भी चल जाएगा। तो अब इसके बाद आगे प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आंसर मैंने दिया हुआ है हमेशा। फॉर दोज ऑफ यू हु आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आंसर जरूर मैच करते हुए चलो। तो अब इसके बाद कैलकुलेशंस करके रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम पूरी आप अपने आप सॉल्व करके एक बार आंसर जरूर मैच कर लेना। लेकिन ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट वाले कर्व का लेंथ निकाला था, और अब आप देख लो कि आप कितना कहां से कहां तक आगे पहुंच गए हो, बिकॉज अभी तक क्लास 10th के एंड में अगर आप देखो तो हमें जनरली किन किन चीजों की लेंथ निकालनी आती थी, एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकालनी आती है थी, और एक सर्कल के आर्क की लेंथ निकालनी आती थी, दैट्स इट। 2 चीजें आती हैं आपकी 10th तक। बट इंटीग्रेशन इज सच अ पावरफुल टूल कि एक बार आप सीख लोगे इंटीग्रेशन तो दुनिया का कौन सा ऐसा कर्व नहीं है जिसकी आप लेंथ नहीं निकाल सकते। किसी भी पार्टिकल को किसी भी तरीके से ले जाओ, कैसे भी डिस्टेंस ट्रेवल करा दो, कल को अगर मान लो पापा सुबह सुबह जलेबी लेके आते हैं तो वो जलेबी की भी लेंथ ऑफ कर्व अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। तो देयरफॉर पावरफुल टेक्निक्स है, मजेदार टेक्निक्स है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट, कि आप अब वो कर सकते हो जो शायद कभी सोचा भी नहीं था कि आप कर सकते हैं। बट ये अजीब अजीब चीज़ों की लेंथ, एरिया, ये वॉल्यूम जो भी है वो सब अपना निकालना पॉसिबल है। और आगे लेके चलता हूं मैं आपको, एक आपको मैं अब जरा क्वेश्चन देता हूं विच यू शुड ट्राई ऑन योर ओन। DIY प्रॉब्लम है, तो टफ क्वेश्चन है ये सब आसान नहीं है। तो अगर आप ये कर पा रहे हो, 50% भी अगर आप समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं, तो यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। बाकी 50% कैसे समझोगे, वीडियो दोबारा देख लो, थोड़ा सा खुद से सोच लो, खुद से सोचना भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कुल मिला जुला के इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स देन दैट इज टोटली अमेजिंग। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको एक बार देख लो, डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू मच हियर। वही है कि अपने को लेंथ ऑफ पोलर कर्व निकालना है। पोलर कर्व मतलब कि कोई ऐसा कर्व जिसकी इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में दी हो, और आपको दिया है कि एक लाइन ये दी है जरूर, दैट यू मे एज्यूम दैट द कर्व ट्रेसेस आउट एग्जैक्टली वंस फॉर द गिवन रेंज ऑफ थीटा। मतलब बेसिकली ये है कि आपको थीटा की जो लिमिट्स हैं वो 0 to पाई दे रखी है, और उसके हिसाब से आपको ये कर्व की लेंथ निकालनी है। और तो ये देख लो, अब ये जो लेंथ का इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन को यूज करो, आंसर मैंने दिया होगा, आप पहले वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप आंसर मैच करके देख लेना। और तो चलो अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू शो यू द आंसर ऑल्सो। तो DIY प्रॉब्लम का आंसर दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैंने हिंट्स भी दे दिए हैं। सॉल्यूशन नहीं कहूंगा मैं, सॉल्यूशन मैंने डिटेल में सॉल्व नहीं किया है, बिकॉज मुझे पता ही है कि आप कर लोगे, हमेशा ही कर लेते हो। तो ये मैंने बस थोड़े थोड़े स्टेप्स लिख दिए हैं। तो फाइनल आंसर सबसे पहले देख लो, फाइनल आंसर आएगा 4 पाई। तो अगर 4 पाई निकाल लिया है तब तो मतलब ये अमेजिंग से भी बियॉन्ड चीज जा रही है, बिकॉज दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स जो 12th के भी जो बच्चे हैं ये वो भी थोड़ा सा इनको देख के डरते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को। अगर आप सॉल्व करके आंसर तक पहुंच गए हो तब तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, उसके बाद बोलने को कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा ये सॉल्यूशन पढ़ के भी अगर आप समझ जाते हो कि ये 4 पाई कैसे आया है तो भी अभी स्टेज पे चल जाएगा। तो देयरफॉर few hints also I have dropped here, you can have a look at them and और आगे देखते हैं। इसके बाद बस 2-3 क्वेश्चंस मैंने और दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो you can have a look at them। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चंस है तो वीडियो को आपको काफी देर के लिए पॉज करना होगा। तीनों क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अमेजिंगली ग्रेट। बाकी इसमें जितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हो कर लो, बिकॉज अब ये मैं खुद भी कह रहा हूं कि ये 11th की बिगिनिंग में ये सारी चीजें मैं खाली उन्हीं बच्चों को बताता था जिनकी टॉप 10 में रैंक आने वाली होती थी। तो ये सब मतलब मेरे पास जैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते थे, नॉर्मल मतलब कि जो दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे
अगर लगता था कि स्टूडेंट लेट्स से 100 से 1000 के बीच में भी रैंक ला सकता है, तो उसको मैं शुरू में जनरली ये सब बता के परेशान नहीं करता था, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें भी एकदम से नहीं बता देनी चाहिए। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा यही है दैट एवरीबडी कैन लर्न एट देयर ओन पेस। तो देयरफॉर सब मैंने आपको दे दिया है। अब उसके बाद अगर आपको चीज़ें समझ में आती जा रही हैं तो कर लो यार, बिकॉज कर लोगे तो देखो ऑब्वियसली फायदा तो होगा ही। एट द एंड ऑफ द डे योर फिजिक्स विल बिकम सुपर स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मान लो सपोज चीज़ें थोड़ी सी टफ लग रही है तो इसको थोड़े दिन बाद के लिए भी छोड़ सकते हो। ये वाला जो लेंथ ऑफ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला पार्ट है, अगर चीज़ें कुछ ज़्यादा ही टफ लग रही है फिजिक्स में तो इसको आप हमेशा के लिए भी छोड़ सकते हो, बिकॉज बहुत कम चांसेस है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस आए। लेकिन फिर भी जो बंदे टॉप 10 वगैरह के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फिर उस तरह की छोटी सी पॉसिबिलिटी को भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो उनके लिए तो जरूरी है कि भाई आपको अभी नहीं तो 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो ये बात है, और ये 3 प्रॉब्लम्स आप आई थिंक वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लो और फिर मैं आपको आंसर्स दिखा दूंगा। चलो, आई थिंक अब तक आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। सो नाउ द फाइनल टाइम टू ड्रॉ द कर्टन्स। अब आंसर्स आप देख लो, यू कैन सी दैट दीज आर द आंसर्स। आई विल जूम इन। ये बढ़िया आपके सारे आंसर्स हैं। फिर से वीडियो पॉज करो, थोड़ी सी मैंने हिंट भी दे दी है, यहाँ पे एक स्टेप भी बता दिया आपको कैसे आया है ये आंसर। तो फिर से आप वीडियो पॉज करो, पॉज करके आराम से आप सारे आंसर्स मैच करो। जो मैच हो जाते हैं ठीक है, जो नहीं मैच हो जाते हैं उनको आप दोबारा अटेम्प्ट करो। मेक श्योर दैट यू मैच योर आंसर्स बिफोर यू गो एंड वॉच द नेक्स्ट लेक्चर। बट in this lecture we have learned how to calculate length of curves. Remember, length of curve means कि हमें ये पता चल गया है कि अब पार्टिकल कोई भी कैसे भी कर्व में मूव करे, पापा सुबह जलेबी भी लेके आ जाए, उनकी जलेबियों की लेंथ ऑफ कर्व आप निकाल सकते हो। यू कैन मूव द डिस्टेंस, you can calculate the distance exactly that is traveled by any particular particle. So I think that should be the conclusion of this lecture. Okay.